तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम MPPGCIL प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 18 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 19 है। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 18 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मैटर के 1000 MCQ वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, कटिंग टूल्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? विच प्रोसेस इज यूज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ कटिंग टूल्स। मतलब कोई भी हमारा कटिंग टूल है, जैसे एग्जांपल में हमारा ड्रिल वगैरह हो गया, तो उसकी जो लाइफ है, मतलब उसका जो जीवन काल है, उसको बढ़ाने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हीट ट्रीटमेंट, ऑप्शन ई बोला है पेंटिंग, ऑप्शन सी बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन डी बोला है क्लैंपिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कटिंग टूल की लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कटिंग टूल की लाइफ बढ़ाने के लिए हम उस पर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब हीट ट्रीटमेंट में हमारे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे हार्डनिंग हो गया, एनेलिंग हो गया, या हमारा केस हार्डनिंग वगैरह हो गया। तो ये सभी हमारे हीट ट्रीटमेंट की विधियां रहती हैं, तो जिसके द्वारा हम कटिंग टूल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, टर्निंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को कौन सा बल प्रभावित करता है? जो हमारा टर्निंग ऑपरेशन रहता है, तो टर्निंग ऑपरेशन के दौरान जो हमारा कटिंग टूल रहता है, तो उसको कौन सा बल प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए बोला है विच फोर्स एक्ट्स ऑन द कटिंग टूल ड्यूरिंग टर्निंग ऑपरेशन। ऑप्शन ए बोला है रेडियल फोर्स, ऑप्शन डी बोला है टेंजेंशियल फोर्स, ऑप्शन सी बोला है एक्सियल फोर्स, ऑप्शन डी बोला है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा टर्निंग ऑपरेशन रहता है, तो उसके द्वारा हमारे कटिंग टूल को कौन कौन से बल को सहन करना पड़ता है? तो उसमें हमारा रेडियल फोर्स भी रहता है, टेंजेंशियल फोर्स भी रहता है और एक्सियल फोर्स भी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कटिंग टूल्स के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? जो हमारा कटिंग टूल रहता है, तो उसके जो निर्माण रहता है, तो उसमें मतलब जो कटिंग टूल्स हम बनाते हैं, तो उसमें मेन एलॉइंग तत्व क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बोला है टाइटेनियम, ऑप्शन सी बोला है कार्बन, ऑप्शन डी बोला है तांबा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कटिंग टूल्स के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व कौन सा रहता है? तो जो भी हमारे कटिंग टूल्स रहते हैं, तो उसमें जो हमारा कार्बन रहता है, वो हमारा मेन एलॉइंग तत्व रहता है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कटिंग टूल्स में रैक एंगल का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैक एंगल इन कटिंग टूल्स। जो हमारे कटिंग टूल्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें रैक एंगल का क्या काम है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, कटिंग एज को मजबूत बनाना, ऑप्शन डी क्या बोला है, चिप्स को हटाने में मदद करना, ऑप्शन सी क्या बोला है, तापमान को बढ़ाना, ऑप्शन डी क्या बोला है, गति को कम करना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिप्स को हटाने में मदद करना। टू हेल्प रिमूव चिप्स, चिप्स को हटाने में मदद करने के लिए जो हमारा कटिंग टूल्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें रेक एंगल दिया जाता है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर का मुख्य लाभ क्या है? जो हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर रहता है, तो उसका मुख्य लाभ क्या है? तो क्या बोला है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर। तो ऑप्शन ए बोला है, यह केवल बड़ी वस्तुएं माप सकता है, ऑप्शन बी क्या बोला है, यह माप को डिजिटल रूप में दिखाता है, ऑप्शन सी क्या बोला है, इसमें कोई स्केल नहीं होता है, ऑप्शन डी बोला है, यह वजन माप सकता है। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह माप को डिजिटल रूप में दिखाता है। तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर रहता है, वो क्या रहता है, हमारा माप को डिजिटल रूप में दिखाता है। और वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम किसी जॉब के बाहरी व्यास हो गया, अंदरूनी व्यास हो गया, या गहराई वगैरह माप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वर्नियर स्केल और मैन स्केल के बीच अंतर क्या है? जो हमारा वर्नियर कैलिपर रहता है, तो उसमें जो मैन स्केल रहता है और वर्नियर स्केल रहता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस रहता है, मतलब अंतर रहता है, वो क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, वर्नियर स्केल छोटा और अधिक सटीक होता है, ऑप्शन बी क्या बोला है, मैन स्केल अधिक सटीक होता है, ऑप्शन सी क्या बोला है, दोनों समान होते हैं, और ऑप्शन डी बोला है, वर्नियर स्केल केवल आंतरिक माप के लिए होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर स्केल छोटा और अधिक सटीक होता है। तो जो हमारा
वर्नियर कैलिपर रहता है तो उसमें जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल रहता है तो उसके बीच का जो अंतर रहता है तो क्या रहता है, तो उसमें जो हमारा वर्नियर स्केल रहता है तो वो छोटा रहता है और क्या रहता है, अधिक सटीक, मतलब अधिक प्रिसाइज रहता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोला है डायल इंडिकेटर में प्लंजर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लंजर इन डायल इंडिकेटर? जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है तो उसमें जो प्लंजर रहता है उसका यूज किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, यह डायल को लॉक करता है, लॉक्स द डायल। ऑप्शन बी क्या बोला है, यह सतह से संपर्क करता है और मूवमेंट को ट्रांसफर करता है। ऑप्शन सी क्या बोला है, यह डायल को कैलिब्रेट करता है। ऑप्शन डी क्या बोला है, यह मापन को स्थिर करता है। तो मैंने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सतह से संपर्क करता है और मूवमेंट को ट्रांसफर करता है। तो जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है तो उसमें जो प्लंजर रहता है वो क्या करता है, सतह को संपर्क भी करता है और मूवमेंट को ट्रांसफर भी करता है। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम छड़ों की समांतरता या समतलता वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रेस ब्रेक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द प्रेस ब्रेक यूज्ड फॉर? जो हमारा प्रेस ब्रेक रहता है पावर प्रेस में, तो जो हमारा प्रेस ब्रेक रहता है उसका यूज क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, सीट मेटल को मोड़ने के लिए, फॉर बेंडिंग सीट मेटल। ऑप्शन बी क्या बोला है, सीट मेटल को काटने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, फॉर पॉलिशिंग सीट मेटल, सीट मेटल को पॉलिश करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, सीट मेटल को छेदने, फॉर पंचिंग होल्स इन सीट मेटल। तो मैंने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा प्रेस ब्रेक रहता है तो प्रेस ब्रेक का यूज क्यों किस लिए करते हैं, तो सीट को मोड़ने के लिए, फॉर बेंडिंग सीट मेटल, मतलब सीट वगैरह को मोड़ने के लिए हम प्रेस ब्रेक का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोला है सीट मेटल वर्किंग में प्रयुक्त मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? विच इज द प्राइमरी प्रोसेस यूज्ड इन सीट मेटल वर्किंग? तो जो हमारी सीट मेटल वर्किंग रहती है तो उसमें प्रयुक्त होने वाली, मतलब मेन जो हमारी प्रोसेस है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए बोला है कास्टिंग, ऑप्शन बी बोला है बेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है बेंडिंग, ऑप्शन डी बोला है मशीनिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सीट मेटल प्रक्रिया में प्रयुक्त मुख्य प्रक्रिया कौन सी है, मतलब हमारी प्राइमरी प्रोसेस, तो वो रहती है हमारी बेंडिंग। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टूल सीट मेटल काटने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा हमारा टूल है जो सीट मेटल काटने के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है सीयर कटर, ऑप्शन डी बोला है मिलिंग कटर, ऑप्शन सी बोला है लेथ टूल, ऑप्शन डी बोला है फाइल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा सीयर कटर रहता है वो हमारा सीट मेटल में काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोला है पंचिंग और ब्लैंकिंग प्रक्रियाओं में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग? जो हमारा पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन रहता है, पंचिंग क्या रहता है फ्रेंड, जॉब में पे मतलब हमें किसी जॉब पर पंचिंग द्वारा डॉट डॉट निशान लगाना, तो वो हमारा पंचिंग वगैरह रहता है। तो पंचिंग और ब्लैंकिंग क्या रहता है, इस इन दोनों में मतलब मेन अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, पंचिंग में मटेरियल को हटाया जाता है जबकि ब्लैंकिंग में कटे हुए भाग को रखा जाता है। ऑप्शन बी क्या बोला है, दोनों प्रक्रियाएं समान है। ऑप्शन सी क्या बोला है, ब्लैकिंग में मटेरियल को हटाया जाता है जबकि पंचिंग में कटे हुए भाग को रखा जाता है। ऑप्शन डी क्या बोला है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंचिंग रिमूव्स द मटेरियल, पंचिंग हमारा मटेरियल को हटाता है, वाइल ब्लैकिंग रिटेन्स द कट आउट पार्ट, मतलब पंचिंग में मटेरियल को हटाया जाता है जबकि ब्लैंकिंग में कटे हुए भाग को रखा जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेंडिंग ऑपरेशन में किस चीज की संभावना होती है? व्हाट इज लाइकली टू ऑकर इन अ बेंडिंग ऑपरेशन? जो हमारा बेंडिंग ऑपरेशन रहता है, मतलब धातु को बेंड वगैरह करना है, मोड़ना वगैरह है, तो उसमें किस चीज की संभावना अधिक होती है? तो ऑप्शन ए बोला है स्प्रिंग बैक, ऑप्शन ई बोला है क्रैकिंग, ऑप्शन सी बोला है रिंकलिंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा बेंडिंग ऑपरेशन रहता है तो उसमें किस चीज की संभावना क्या रहती है? तो उसमें स्प्रिंग बैक की भी संभावना रहती है। स्प्रिंग बैक क्या रहता है, मतलब कोई भी हम स्प्रिंग को मोड़ वगैरह रहे हैं तो वो वापस अपनी अवस्था में लौट आएगा, तो वो हमारा स्प्रिंग बैक कहलाएगा। क्रैक भी हो सकता है, अगर मटेरियल हमारा ज़्यादा हार्ड है, अगर हम उसको मोड़ेंगे तो वो हमारा क्रैक हो सकता है।
रिंग किलिंग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीट मेटल में किन कारकों से स्प्रिंग बैक को कम किया जा सकता है? हाउ कैन स्प्रिंग बैक इन सीट मेटल बी रिड्यूस, मतलब सीट मेटल में किन कारणों से हम स्प्रिंग बैक को कम कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है ओवर बेंडिंग, ऑप्शन बी बोला है यूजिंग अ हायर प्रेशर डाई, उच्च दबाव वाले डाई का उपयोग, ऑप्शन सी क्या बोला है एनिलिंग द सीट, सीट की एनिलिंग, ऑप्शन डी क्या बोला है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब सीट मेटल में किन कारणों कारकों से हम स्प्रिंग बैक को कम कर सकते हैं? तो ओवर बेंडिंग करके भी कर सकते हैं, उच्च दबाव वाले डाई का उपयोग कर सकते हैं, और सीट की एनेलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम स्प्रिंग बैक को कम कर सकते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फोर्जिंग की मुख्य विधि कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेथड ऑफ फोर्जिंग? तो ऑप्शन ए बोला है ड्रा फोर्जिंग, ऑप्शन डी बोला है रोल फोर्जिंग, ऑप्शन सी बोला है प्रेस फोर्जिंग, ऑप्शन डी बोला है स्पिनिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा स्पिनिंग है वो हमारा फोर्जिंग की विधि नहीं है। उसके अलावा हमारा ड्रा फोर्जिंग हो गया, रोल फोर्जिंग हो गया, प्रेस फोर्जिंग हो गया, ये सभी हमारी फोर्जिंग मेथड्स हैं, लेकिन स्पिनिंग हमारी फोर्जिंग मेथड्स के अंतर्गत नहीं आती है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? 15 नंबर क्वेश्चन बोला है हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हॉट फोर्जिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग? जो हमारी हॉट फोर्जिंग रहती है और कोल्ड फोर्जिंग रहती है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है प्रयुक्त दबाव, अप्लाइड प्रेशर, ऑप्शन बी क्या बोला है प्रक्रिया की गति, प्रोसेस स्पीड, ऑप्शन सी क्या बोला है तापमान टेम्परेचर, ऑप्शन डी बोला है प्रयुक्त सामग्री मटेरियल यूज्ड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयुक्त सामग्री मटेरियल यूज। मतलब हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग में अंतर क्या है? तो हम उसके लिए किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो ये उन दोनों में मुख्य अंतर है। मतलब हॉट फोर्जिंग के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज कर रहे हैं, कोल्ड फोर्जिंग के लिए हम किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो ये सभी हमारे हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? 16 नंबर क्वेश्चन बोला है ड्राफ्ट फोर्जिंग में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज्ड इन ड्राफ्ट फोर्जिंग? ऑप्शन ए बोला है हैमर, ऑप्शन डी बोला है प्रेस, ऑप्शन सी बोला है रोलर, ऑप्शन डी बोला है डाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ड्राफ्ट फोर्जिंग के लिए हम किस उपकरण का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम डाई का यूज करते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? 17 नंबर क्वेश्चन बोला है वॉशर का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ वॉशर? जो हमारी वॉशर रहती है, तो वॉशर का यूज किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है बोल्ट को कसने में सहायता करना, ऑप्शन बी क्या बोला है लोड को समान रूप से वितरित करना, ऑप्शन सी क्या बोला है बोल्ट को घुमाने के लिए, ऑप्शन डी बोला है बोल्ट को निकालने के लिए। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोड को समान रूप से वितरित करना ही हमारे बॉसर का कार्य है। मतलब बॉसर का कार्य रहता है जो भी हमारा स्प्रिंग वगैरह है, या उस पर जो भार वगैरह पड़ रहा है, या बोल्ट वगैरह है, तो उस पर जो भार पड़ रहा है उस भार को समान रूप से वितरित करना ही हमारे बॉसर का यूज है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन थ्रेडेड फास्टनर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन थ्रेडेड फास्टनर? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फास्टनर है जो हमारा नॉन थ्रेडेड है, मतलब जिस पर चूड़ियां वगैरह नहीं कटी होती हैं? तो ऑप्शन ए बोला है स्क्रू, ऑप्शन बी बोला है बोल्ट, ऑप्शन सी बोला है रिवेट, ऑप्शन डी बोला है स्टड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा रिवेट रहता है तो उस पर हमारी चूड़ियां नहीं कटी रहती हैं। उसके अलावा हमारा स्क्रू हो गया, बोल्ट हो गया, स्टड वगैरह हो गया, तो इन सभी पर चूड़ियां कटी होती हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोला है नायलॉन नट का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज आर नायलॉन नट यूज्ड? जो हमारा नायलॉन नट रहता है तो उसका यूज क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हल्के वजन के लिए, फॉर लाइट वेट, ऑप्शन बी क्या बोला है कंपन के खिलाफ लॉकिंग के लिए, ऑप्शन सी क्या बोला है सजावट के लिए, ऑप्शन डी बोला है तापमान नियंत्रण के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपन के खिलाफ लॉकिंग के लिए, फॉर वाइब्रेशन रेजिस्टेंट लॉकिंग। मतलब नायलॉन नट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कंपन के खिलाफ लॉकिंग के लिए नायलॉन नट का यूज किया जाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा फास्टनर धातु, कौन सा फास्टनर दो धातु की प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है?
विच फास्टनर इज यूज टू परमानेंटली ज्वाइन टू मेटल प्लेट्स। ऑप्शन ए बोला है बोल्ट, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू, ऑप्शन सी बोला है रिवेट, ऑप्शन डी बोला है स्टड। तो मैंने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा फास्टनर दो धातु की शीटों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पर स्थायी रूप से बोल रहा है, तो स्थायी रूप से की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा सेमी परमानेंटली, मतलब अर्ध स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम रिवेट का यूज करते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा फास्टनर जंग से बचने के लिए सबसे उपयुक्त है? विच फास्टनर इज बेस्ट सूटेड टू रेजिस्ट रस्ट। मतलब जंग से बचने के लिए हम किस फास्टनर का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है लोहे का बेल्ट, ऑप्शन डी बोला है पीतल का नट, ऑप्शन सी बोला है स्टेनलेस स्टील बोल्ट, ऑप्शन डी बोला है लकड़ी का स्क्रू। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील बोल्ट। तो कौन सा फास्टनर जंग से बचने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है हमारा स्टेनलेस स्टील बोल्ट। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सरफेस रफनेस इज यूजुअली मेजर्ड इन विच यूनिट। सतह की खुरदरापन आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है? जो हमारा सरफेस रफनेस रहता है, तो सरफेस रफनेस में जो हमारा उसकी इकाई रहती है सरफेस रफनेस की, तो उसकी इकाई को किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है माइक्रोन्स, ऑप्शन बी बोला है मिलीमीटर्स, ऑप्शन सी बोला है सेंटीमीटर्स, ऑप्शन डी बोला है मीटर्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतह की खुरदरापन आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है? तो सतह का खुरदरापन माइक्रोन्स में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस यूजेस एब्रेसिव्स। निम्नलिखित में से कौन सी सतह परिष्करण प्रक्रिया अपघर्षों का उपयोग करती है? मतलब हमारी कौन सी ऐसी सरफेस फिनिशिंग प्रक्रिया है जो अपघर्षक का यूज करती है? तो ऑप्शन ए बोला है होनिंग, ऑप्शन डी बोला है लेपिंग, ऑप्शन सी बोला है ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सी सतह परिष्करण प्रक्रिया है जो अपघर्षक का उपयोग करती है? तो होनिंग भी करती है, लेपिंग भी करती है और ग्राइंडिंग में भी हमारे एब्रेसिव का यूज होता है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर सरफेस रफनेस। सतह की खुरदरापन मापने के लिए आमतौर पर कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब जो हमारा सतह का खुरदरापन वगैरह है, तो उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं, या कौन सा उपकरण है जिसका हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन यू बोला है सतह प्रोफिलोमीटर, ऑप्शन डी बोला है, ऑप्शन सी बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी बोला है डायल गेज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के खुरदरापन मापने के लिए सरफेस प्रोफाइलोमीटर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट डज आर ए स्टैंड फॉर इन अ सरफेस रफनेस मेजरमेंट। सतह की खुरदरापन माप में आर ए का क्या अर्थ है? जो हमारी सतह के खुरदरापन वगैरह रहता है, तो उसको हम रा वैल्यू में दर्शाते हैं। तो उसमें जो रा वैल्यू है वो क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है रैंडम एवरेज, ऑप्शन बी क्या बोला है रफनेस एवरेज, ऑप्शन सी क्या बोला है रेडियस एवरेज, ऑप्शन डी बोला है राउंडनेस एक्यूरेसी। तो मैंने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रफनेस एवरेज। तो जो सतह खुरदरापन में हमारा रामान है, तो उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है रफनेस एवरेज। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल फिनिशिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी गैर पारंपरिक फिनिशिंग प्रक्रिया है? मतलब कौन सी फिनिशिंग प्रक्रिया है जो हमारी स्टैंडर्ड बोले या ट्रेडिशनल फिनिशिंग प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी बोला है बफिंग, ऑप्शन सी बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल पॉलिशिंग, ऑप्शन डी बोला है टर्निंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल पॉलिशिंग है वो हमारी नॉन ट्रेडिशनल फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सरफेस रफनेस सिंबल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सतह खुरदरापन प्रतीक का क्या कार्य है? जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह रहती है, तो उसमें जो हमारा सरफेस रफनेस है उसके प्रतीक का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए क्या बोला इंडिकेट सरफेस हार्डनेस, सतह की खुरदरा कठोरता को इंगित करता है। ऑप्शन ए क्या बोला इंडिकेट सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट, सतह की फिनिशिंग आवश्यकताओं को इंगित करना। ऑप्शन सी क्या बोला है
इंडिकेट मटेरियल टाइप, सामग्री के प्रकार को इंगित करना। ऑप्शन डी क्या बोला है, इंडिकेट कटिंग स्पीड, काटने की गति को इंगित करना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिकेट सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट, सतह फिनिशिंग आवश्यकताओं को इंगित करना। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन बोला है, विच टाइप ऑफ लेथ इज कॉमनली यूज्ड इन वर्कशॉप्स। वर्कशॉप में आमतौर पर किस प्रकार की लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। जो हमारी वर्कशॉप वगैरह रहती है तो उसमें हम आमतौर पर किस लेथ मशीन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है स्पीड लेथ, ऑप्शन बी बोला है इंजन लेथ, ऑप्शन सी बोला है सीएनसी लेथ, ऑप्शन डी बोला है कैपिस्टन लेथ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्कशॉप पर आमतौर पर हम किस प्रकार की लेथ मशीन का यूज करते हैं, तो वहां पर हम इंजन लेथ का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, बोला है विच ऑपरेशन इज यूज टू इनलार्ज एन एग्जिटिंग होल ऑन अ लेथ। लेथ मशीन पर पहले से बने छेद को बड़ा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। मतलब लेथ मशीन पर पहले से जो होल बना हुआ है तो उसको हमें बड़ा करना है, तो उसके लिए हम किस प्रोसेस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है टर्निंग, ऑप्शन बी बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन सी बोला है बोरिंग, ऑप्शन डी बोला है फेसिंग। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लेथ मशीन पर पहले से बने छेद को बड़ा करने के लिए हम कौन से ऑपरेशन का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम बोरिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फीड मूवमेंट ऑकर्स पैरेलल टू द लेथ बेड। लेथ बेड के समांतर कौन सी फीड मूवमेंट होती है। जो हमारा लेथ मशीन का बेड रहता है तो उसके समांतर कौन सी फीड मूवमेंट होती है। तो ऑप्शन ए बोला है क्रॉस फीड, ऑप्शन बी बोला है लॉन्गिट्यूडनल फीड, ऑप्शन सी बोला है रेडियल फीड, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेथ बेड के समांतर कौन सी फीड मूवमेंट होती है, तो वहां पर हमारी लॉन्गिट्यूडनल फीड होती है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मैकेनिज्म इज यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ द लेथ स्पिंडल। लेथ स्पिंडल की गति को बदलने के लिए कौन सा मैकेनिज्म उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो आप सभी ने लेथ मशीन तो देखी होगी, तो जो हमारी लेथ मशीन रहती है उस लेथ मशीन की स्पिंडल की गति को बदलना है तो उसके लिए हम किस मैकेनिज्म का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है क्विक चेंज गियर बॉक्स, ऑप्शन बी बोला है लीड स्क्रू, ऑप्शन सी बोला है टेल स्टॉक, ऑप्शन डी बोला है कैरिज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेथ स्पिंडल की गति बदलने के लिए क्विक चेंज गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, 32 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नलिंग ऑन अ लेथ। लेथ मशीन पर नलिंग का उद्देश्य क्या है। जो हमारे नलिंग ऑपरेशन रहता है तो उसका लेथ मशीन में क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है रिड्यूस द वर्क पीस ऑफ डायमीटर, वर्क पीस के व्यास को कम करना। ऑप्शन डी क्या बोला है पकड़ने के लिए खुरदुरी सतह बनाना। ऑप्शन सी बोला है वर्क पीस की मजबूती बढ़ाना। ऑप्शन डी बोला है आंतरिक थ्रेड बनाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएट आर अप टेक्सचर्ड सरफेस फॉर द ग्रिप, पकड़ने के लिए खुरदुरी सतह बनाना। मतलब कोई भी हमारा जैसे पंच वगैरह हो गया तो उसको जैसे हम पकड़ते हैं तो उस पर जो ग्रिपिंग पावर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, नलिंग बोलते हैं। मतलब नलिंग का उद्देश्य रहता है पकड़ने के लिए खुरदुरी सतह बनाना। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ मोशन डज द कटिंग टूल ऑफ अ स्लॉटर मशीन फॉलो। स्लॉटर मशीन का कटिंग टूल किस प्रकार की गति का अनुसरण करता है। जो हमारी स्लॉटर मशीन रहती है तो उसका जो कटिंग टूल रहता है वो कौन सी दिशा में मूव करता है। तो ऑप्शन ए बोला है रोटरी मोशन, ऑप्शन डी बोला है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ऑप्शन सी बोला है लीनियर मोशन, ऑप्शन डी बोला है ऑक्सीलेटिंग मोशन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लॉटर मशीन का कटिंग टूल किस प्रकार की गति का अनुसरण करता है, तो वो रेसिप्रोकेटिंग मतलब आवर्ती गति का अनुसरण करता है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ स्लॉटर मशीन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच ऑपरेशन। स्लॉटर मशीन का मुख्य रूप से किस ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमारी स्लॉटर मशीन रहती है तो उसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन ए बोला है मिलिंग, ऑप्शन सी बोला है कटिंग इंटरनल कीवे एंड स्लॉट्स, आंतरिक कीवे और स्लॉट काटने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है टर्निंग। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिंग इंटरनल कीवेस एंड स्लॉट्स, आंतरिक कीवे और स्लॉट काटने के लिए स्लॉटर मशीन का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हमें इंटरनल कीवे या स्लॉट वगैरह काटनी है तो उसके लिए हम स्लॉटर मशीन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मैकेनिज्म इज यूज्ड इन प्लानर मशीन फॉर द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑन द ऑफ द टेबल।
प्लानर मशीन में टेबल की आवृत्ति गति के लिए कौन सा मैकेनिज्म उपयोग किया जाता है? आवृत्ति गति बोले तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए कौन से मैकेनिज्म का यूज करते हैं किसमें? प्लानर मशीन में। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। ऑप्शन डी बोला है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ऑप्शन सी बोला है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। ऑप्शन डी बोला है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारी प्लानर मशीन रहती है तो उसकी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन रहती है तो उसके लिए हमें कौन से मैकेनिज्म का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों में आमतौर पर कौन से बियरिंग का उपयोग किया जाता है? जो हमारे ऑटोमोबाइल अनुप्रयोग वगैरह रहते हैं तो उस पर हम किस बियरिंग का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है बॉल बियरिंग। ऑप्शन डी बोला है रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी बोला है नीडल बियरिंग। ऑप्शन डी बोला है उपयुक्त तो सभी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों के लिए हम किस किस का यूज करते हैं? तो बॉल बियरिंग का भी यूज करते हैं, रोलर बियरिंग का भी यूज करते हैं और नीडल बियरिंग का भी यूज करते हैं। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन अ बियरिंग। बियरिंग में लुब्रिकेंट स्नेहक का कार्य क्या है? जो हमारा बियरिंग वगैरह रहता है तो उसमें जो लुब्रिकेंट स्नेहक रहता है उसका कार्य क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाना। ऑप्शन डी क्या बोला है? रिड्यूस बेयर एंड फ्रिक्शन, घिसाव, घर्षण और घिसाव को कम करना। ऑप्शन सी क्या बोला है? इंक्रीज हीट जनरेशन, गर्मी उत्पन्न करना। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इंक्रीज लोड कैपेसिटी, भार क्षमता बढ़ाना। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस बियर एंड फ्रिक्शन, घर्षण और घिसाव को कम करना ही हमारे बियरिंग में लुब्रिकेंट का कार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट हैपन्स इफ अ बियरिंग इज नॉट प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। यदि बियरिंग को ठीक से स्नेहन लुब्रिकेशन नहीं किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए क्या बोला है? घर्षण कम होगा। ऑप्शन बी क्या बोला है? घिसाव और अधिक गर्मी बढ़ेगी। ऑप्शन सी क्या बोला है? कुशलता बढ़ेगी। ऑप्शन डी बोला है कोई प्रभाव नहीं होगा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड बियर एंड ओवर हीटिंग। मतलब घिसाव और अधिक गर्मी बढ़ेगी। अगर बियरिंग को हम ठीक तरीके से लुब्रिकेंट वगैरह नहीं करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? घर्षण भी होगा और अधिक गर्मी भी उत्पन्न होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? बोला है विच बियरिंग इज यूज टू सपोर्ट एक्सियल लोड्स ओनली। कौन सा बियरिंग केवल एक्सियल लोड, लंबवत भार सहने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है बॉल बियरिंग। ऑप्शन डी बोला है रोलर बियरिंग। ऑप्शन सी बोला है थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन डी बोला है नीडल बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा थ्रस्ट बियरिंग रहता है वो हमारा केवल एक्सियल लोड मतलब लंबवत भार को सहन कर सकता है। अगर यहीं पर पूछ लेता कि रेडियल लोड को के लिए हम किस बियरिंग का यूज करते हैं तो रेडियल लोड के लिए हम रोलर बियरिंग का भी यूज कर लेते हैं, बॉल बियरिंग का भी यूज कर लेते हैं। अगर बोल देता एयरप्लेन वगैरह के लिए हम किस बियरिंग का यूज करते हैं तो वहां पर हम नीडल बियरिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए बोला है सेफ्टी ग्लव्स। ऑप्शन बी बोला है सेफ्टी गोगल्स। ऑप्शन सी बोला है ऑफिस चेयर। ऑप्शन डी बोला है हार्ड हेड। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी ऑफिस चेयर रहती है मतलब जो ऑफिस की कुर्सी रहती है वो हमारी पीपीई के अंतर्गत नहीं आती है। उसके अलावा हमारा सेफ्टी ग्लव्स हो गया, सेफ्टी गोगल्स हो गया, हार्ड हेड्स हो गया, ये सब भी हमारे पीपीई के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ऑफिस की चेयर मतलब ऑफिस की कुर्सी रहती है वो हमारी पीपीई के अंतर्गत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 40 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।